Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करना सो दैट हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम हैं कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे टीचिंग के TGT PGT या फिर कोई अदर एग्जाम उसमें हम बेस्ट से बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे पाएँ. सो माय डियर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हमें फेस करने MCQs तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करें और साथ में इनकी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट सामने आते जाएंगे उनको क्लियर भी करते चलें. सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आज का सेशन 10th सेशन है. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. के सामने क्वेश्चन नंबर है 92. इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. चलिए, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट the transferor company acquired by transferee company should be recognized as in the purchase method. इसमें कह रहा है जो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है और ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है. पहले इन्हें भी पहचान थोड़ी मुश्किल हो जाती है. ट्रांसफरर कंपनी वो है जिसको परचेज किया जा रहा है और कर कौन रहा है, वो कर रही है ट्रांसफरी कंपनी. ओके, समझ में आया? तो आगे देखते हैं हम लोग. अगर वो कह रहे हैं एक्सेस क्या हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज करने का अमाउंट वो एक्सेस है ओवर किसे, नेट एसेट से. ओके, नेट एसेट से नेट एसेट की वैल्यू कम है और उसमें परचेज जो कंसिडरेशन है वो ज़्यादा है. तो अब कह रहे हैं ट्रांसफरिंग कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन द परचेज मेथड. अब ये रीज़न क्या है, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, गुडविल में या P&L में. मान लीजिए कोई, देखिए जो ट्रांसफरर कंपनी थे उसकी एसेट की वैल्यू थी 45 लाख की. उन्होंने किया कि भाई 45 लाख की जो हमारी एसेट की वैल्यू है, लेकिन जो ट्रांसफरी कंपनी है उसकी कीमत पे की उसने हो सकता है 50 लाख. ओके, तो उस केस के अंदर जो मान लीजिए इसने क्या किया, 5 लाख रुपीज़ ज़्यादा किए ना, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है किसे, नेट एसेट से. तो इसका मतलब उसने 5 लाख का गुडविल दिया है. ठीक है, क्योंकि उसकी गुडविल थी इसलिए उसने 5 लाख एज ए गुडविल पे किया है. किसने, ट्रांसफरी कंपनी ने टू ट्रांसफर कंपनी को. तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, गुडविल. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 93. इन द परचेज मैथड द एक्सेस ऑफ नेट एसेट of the transferor company acquired by the transferee company over the purchase consideration should be recognized as. अब हमारे पास इसका दूसरा भी मेथड आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया इसी का ही. अगर वो कह रहा है यहाँ पर क्या है, परचेज मेथड लगा रहे हैं और परचेज मेथड के अंदर नेट एसेट वैल्यू है वो ज़्यादा है ट्रांसफर की, लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम है. मतलब जो चीज़ मान ली हमने क्या लगाया था, 45 लाख की कोई एसेट की वैल्यू थी, मतलब टोटल परचेज कंसिडरेशन का 45 लाख बन रहा था, मतलब एसेट की वैल्यू 45 लाख थी, लेकिन जो ट्रांसफरी था उसने उसके 40 लाख रुपीज़ लगाए. क्या लगाए, 40 लाख रुपीज़ पे किए उसने 40 लाख और उसकी एक्चुअल कीमत जो मार्केट में फेयर वैल्यू थी वो 45 लाख थी. तो इसका मतलब वो ज़्यादा, मतलब वो कम पैसे दे रहा है. मतलब उसको एक जो ट्रांसफरी कंपनी जो उसको टेक ओवर कर रही है, जो उसको परचेज कर रही है, उसको फ़ायदा हो रहा है ना. तो उसमें तो वो ज़्यादा दे रहा था और इसमें वो कम दे रहा है. तो अब ये जो अमाउंट है वो क्या माना जाएगा, कैसा है, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा उसको. तो डेफिनेटली उसको क्या हुआ है भाई, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो उसका कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट चला जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 94. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड डैश ऑफ शेयर. वो कह रहा है एक ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉलर अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट का जो शेयर था या जिसका प्राइस कम था उसको क्या किया जा रहा है, लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड डैश ऑफ द शेयर कैपिटल. सरेंडर कहते हैं, सब डिवीज़न कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, नन ऑफ दीज. देखिए कभी कभी कंपनीज़ को अगर सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा. तो उसके लिए वो क्या करता है, अपनी शेयर की कीमत को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, शेयर की कीमत को ज़्यादा कर देगा और शेयर की अमाउंट जो नंबर में है उनको कम कर देगा. नंबर ऑफ शेयर कम कर दिए जाएंगे, एक रेशो ले लेता है भाई, इस रेशो में हम करेंगे. ठीक है, तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर्स थे, ओके, और एक की कीमत कितनी थी, 50 पर शेयर क्या थी, 50. तो उसके पास कितने थे, 5000 के.
शेयर्स थे। अब कंपनी ने क्या कहा कि भाई इसका हाफ कर दीजिए, 2 रेशो में कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, जो जिसकी जो 100 शेयर्स थे उसको उसने क्या कर दिया, इसका उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब शेयर को आधा कर दिया, कितने 50। और ये कह रहा है इसकी अब ट्विन इसको भी क्या कीमत बढ़ानी पड़ेगी भाई, अमाउंट तो उसको 5000 ही तो रखना है। तो उसके कैपिटलाइजेशन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट शेयर में ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो अब जो वो जो कह रहे थे जो 100 शेयर थे 50 पर शेयर मिल रहे थे, अब वो 50 पर शेयर एक की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी उसके पास कितने के शेयर रहेंगे, 5000 के तो रहेंगे। तो ये एक कंसोलिडेशन मेथड है जिसके अंदर कंपनी इस तरह के स्टेप्स ले लेती है कंसोलिडेट करने के लिए अपने शेयर्स को। तो इसमें आएगा आंसर है इसका सी। सरेंडर क्या होता है, सरेंडर देखिए एक तरह से जब वोलेंटरली अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को रिटर्न कर देता है या फिर अपने कैंसिल करवा लेता है तो उसको सरेंडर कहते हैं कि भाई उसने अपने अपने जो शेयर थे उसको सरेंडर कर दिया। सब डिवीज़न, सब डिवीज़न का मतलब क्या होता है, सब डिवीज़न का मतलब है कि अब यहाँ पर हम सब डिवीज़न है जो है, इसका एक और क्वेश्चन आएगा उसमें मैं समझाऊंगी, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब इससे आगे आएगा उसमें हम देखेंगे, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड शेयर इज क्रेडिट टू। जो अमाउंट होता है सरेंडर्ड शेयर का वो कहाँ पे क्रेडिट होता है, CRR में, सिंकिंग फंड में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में या रिजर्व्स में। देखिए जो सरेंडर्ड शेयर होते हैं, सरेंडर्ड शेयर जो मैंने आपको बताया कि वॉलेंटरली जब शेयर होल्डर अपने शेयर को कैंसिल करा देती हैं या रिटर्न कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई देखो, तो या तो कंपनी जो ओनर है वो उनको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर ले, ठीक है। और या फिर उनको लगे कि भाई हाँ भाई कंपनी डूबने वाली है तो इनको सरेंडर करके चले जाते कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी रिकन्स्ट्रक्शन कर रही है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कर रही है खुद का। तो उनको पता या तो डिजोल्व हो गया, अगर उनको डिजोल्व नहीं करना है कंपनी को तो अपने और फ्यूचर में चलाना है तो उसको क्या कर देते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं कंपनी का, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। तो उसमें कह रहा है जो जो अमाउंट होता है सरेंडर्ड, जो हमने शेयर सरेंडर कर दिए उस वो कहाँ क्रेडिट होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स उसके लिए क्या किया जाता है, एक टेम्परेरी, जब एक कंपनी अपना इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करती है तो टेम्परेरली एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एप्रिसिएशन होता है वो यहाँ पर जाता है, गॉट इट। और फिर अगर ये जब क्लोज करती है इसको, भाई उसने जितने भी लॉसेस थे सब सेट ऑफ कर दिए, सब दे दिए, पे करने के बाद इसका जो अमाउंट होता है वो किस में चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ओके चलो, हम इसका आंसर तो हो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए CRR का मतलब हम यहाँ पे लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है भाई, वो एक तरह से कैश रिजर्व कर लेती है, एक कैश रिजर्व मेंटेन किया जाता है बैंक्स के द्वारा विद RBI, तो वो हमारा क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड भी एक तरह से कहते हैं कि मतलब आप कह सकते हो पीरियडिकली सेट असाइड करते हैं मनी को ग्रेजुअली, क्योंकि उनको रिपेमेंट करनी होती है किसी डेब्ट की, या फिर हो सकता है उन्हें कोई पुरानी जो उनके पास मशीनरी थी उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, आने वाले टाइम उसके ऊपर खर्चा होना है, तो उसके लिए वो क्या करते पहले से ही सेविंग करते हुए चलते ग्रेजुअली पीरियडिकली। तो वो क्या बनाते, एक सिंकिंग फंड बनाते कि आने वाले टाइम में जब हमें खर्चा करना पड़ेगा तो उसका अमाउंट पहले से ही वो मेंटेन करके चलते कि यहाँ से उठा के अपनी मशीन खरीद लेंगे या फिर डेबेंचर को, जो हमारे डेबेंचर होल्डर को, उनको रिडीम कर देंगे, गॉट इट। तो ये होता हमारा सिंकिंग फंड। और रिजर्व तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो हमें पता चल गया इसका आंसर क्या होगा, सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 96, अमाउंट सेक्रीफाइस्ड बाय शेयर होल्डर्स आर क्रेडिट टू। जो अमाउंट सेक्रीफाइस किया जाता है शेयर होल्डर का वो कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो एक कंपनी है जब इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करती है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन कब करती है कंपनी, जब वो हैवी लॉस में जा रही हो, उसको लगता है कि अब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, तो उसको क्या करता है कंटिन्यू फ्यूचर में चलाने के लिए वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है अपने जो क्रेडिटर हैं उनसे या फिर अपने शेयर होल्डर्स हैं उनसे, तो कहती है कि भाई आप अपने जो मतलब अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश करती है, रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप हमारी लाइबिलिटी को कम कर दीजिए, ठीक है। और शेयर होल्डर की जो शेयर प्राइस है उसको भी वो कम कर देती है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए वो कैपिटल रिडक्शन भी कर लेती है, नंबर ऑफ शेयर है वो तो डिक्रीज हो गए, लेकिन जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके अंदर उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, उसके बाद भी वो
अच्छे से सर्वाइव कर सकती है अगर चाहे तो एक जो अमाउंट सेक्रीफाइस करते हैं शेयर होल्डर, किस लिए कि भाई जो उसके ओनर्स थे, जो प्रोप्राइटर्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने शेयर की मार्केट वैल्यू, अपने शेयर की कीमत कम कर लीजिए, ठीक है। तो अब वो अमाउंट है, ठीक है, या क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट नहीं करनी क्योंकि उनकी लायबिलिटीज़ कम हो गई, तो अब वो जाएगी कहाँ पे, वो कह रहे हो कहाँ पे क्रेडिट होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया उसके लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। गोट इट। और ये कैपिटल रिडक्शन से जो अकाउंट होता है, इसमें जो अमाउंट आएगी उससे वो जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस हैं उनको वो सेट ऑफ कर लेते, राइट ऑफ कर लेते। गोट इट। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज यूज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस। इसका आंसर मैंने इसका हाईलाइट कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ पे यूज़ होता है, वो राइट ऑफ करने के लिए लॉसेस को। इसका मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ ऑलरेडी। 98, एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट टू कैपिटल रिडक्शन, अगर कोई इंक्रीज होती है वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में, डैश टू कैपिटल रिडक्शन, वो कहाँ जाएगी। देखिए जब हमारी लायबिलिटीज़ कम होती हैं और एसेट इंक्रीज होएगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होगी, तो वो कैपिटल रिडक्शन है उसके क्रेडिट में, ठीक है, किस में हो जाएगा, क्रेडिट में, टू क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन। ओके। और अगर इसके अपोजिट होगा तो डेबिट हो जाएगा। चलिए 99, डैश इज द अकाउंट क्रिएटेड इन कनेक्शन विद द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब एक कंपनी खुद के अंदर ही चेंज करती है, रिकंस्ट्रक्शन करती है, तो कौन सा अकाउंट ओपन करती है, इसका हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। वो कौन सा होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके। जब वो अपने अंदर खुद के अंदर ही भाई उसके हो सकता है अपने जो अथोराइज कैपिटल उसके अंदर चेंज करती है, या फिर अपनी लायबिलिटीज़ हैं उसके अंदर चेंज करती है, जो भी चेंज करती है वो खुद के अपनी एक फर्म अपने खुद के अंदर जब चेंज करती है तो वो क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और उसके बिहाफ पर क्या खोला जाता है, एक ओपन किया जाता अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और ये आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार जो जितने भी क्वेश्चन ये बार बार सेम आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड आप या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, आप फेस कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम में। अब बात करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट कब किया जाता है ओपन। देखो रियलाइजेशन तभी करती है कंपनी, एक फर्म, जब वो डिसॉल्व हो रही होती है, जब अपने उसको एसेट अपने उनकी वैल्यू पता करनी होती है, भाई कितना उनको प्रॉफिट हुआ, या उनको हो सकता है लायबिलिटीज़ पे करनी हो, तो उसके लिए वो क्या करती है, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट है 100, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर्स ऑफ लार्ज डिनोमिनेशंस इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस इज कॉल्ड ऑफ शेयर। मैंने आपको बताया था ना, एक हमने इससे पहले कंसोलिडेशन कर चुके हैं कि भाई जिस शेयर की कीमत मार्केट में 50 थी उसकी हम 100 कर देते हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स है उसको कम करके, राइट। भाई जिसके पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसके पास 100 शेयर थे उनकी हमने 50 तो शेयर कर दिए, लेकिन जिसका उस एक की कीमत अगर 50 थी तो हमने उसकी 100 कर दी, तो वैल्यू तो सेम रहेगी उसके पास 5000 के ही, दोनों केसेस में 5000 के ही शेयर्स हैं, लेकिन क्या करती है उसके अंदर थोड़ा चेंज कर दिया कि जो मार्केट में वैल्यू, शेयर की वैल्यू थी वो पहले जो 50 थी अब 100 हो गई है, ठीक है। तो वो तो कंसोलिडेशन होता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सरेंडर मैंने आपको बता दिया, एक सब डिवीज़न रह रहा था जो मैंने आपसे बताया था कि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरह से जो शेयर्स होते हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाता है, किसमें भाई, उनको मैनी मोर में। मतलब जब मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर्स थे, अब उनको 200 कर दिया जाए, उनको कहे कि भाई आप आपके जो शेयर जो पहले जिसके पास 100 शेयर थे, अब वो उनकी क्या हो गई है, उनके जो नंबर हो गए 200 हो गए, रेशियो इंक्रीज कर दिए। और क्या कर दिया जाएगा देखो कंसोलिडेशन में तो शेयर का प्राइस इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन जो सब डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न का समझ गए हो, नाम से ही पता चल रहा है कि उसको डिवाइड किया जाता है, स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाता है। जिसकी कीमत पहले 100 थी, अब मार्केट में उसकी वैल्यू 50 कर देते हैं कंपनी वाले। क्यों कर देते हैं कि वो सभी के लिए अवेलेबल हो जाए, मार्केट में सभी उसको खरीद पाएँ। जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है,
उसने स्टोरीज बना रखी हैं और एक एक स्टोरी की कीमत, जस्ट होल्ड ऑन, मान लो उसने 5-6 स्टोरीज का एक बिल्डिंग बना रखी है और एक की कीमत मान लीजिए 1 करोड़ है, 1 करोड़, इसकी भी 1 करोड़, इसकी 1 करोड़, इस तरह से। अब आ गया, इससे मान लीजिए कोरोना आ गया और भाई कीमतें घट गई। अब किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपीज़ का एक फ्लैट ले ले, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इसके अंदर पोर्शन बना देगी, जहाँ पर पहले एक मिल रहा था पूरा, अब 2 मिलेंगे, मतलब ये 50-50 लाख में डिवाइड हो गए, समझ गए। जहाँ एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ थी, उसमें उन्होंने 2 बना दी, एक ही फ्लोर के ऊपर 2 बना दिए, ताकि अब जिनके पास 50 लाख एटलीस्ट वो ले ले। भाई 1 करोड़ के आप नहीं ले सकते हो, एटलीस्ट 50 के तो मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे, 50 लाख के उसके अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें भी यही है, सब डिवीज़न में क्या होता है, मान लीजिए कोई शेयर था 100 का था, ठीक है, और उसकी कीमत थी, एक शेयर की थी 1000 रुपये, ठीक है। एक कोई भी एक इंडिविजुअल था जिसके पास 100 शेयर थे, उसकी एक की कीमत 100 थी। अब उसने 2:1 में डिवाइड कर दिया। कंपनी ने डिसाइड किया किस लिए, कि स्टॉक को स्प्लिट करना है, सब डिवीज़न करना है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो क्या कहेगा कि एक काम करो भाई साहब, आपको है ना, जो ये 100 थे इसको हम क्या बना देते हैं, 2 इसको हम मान लीजिए ये कर देते 200, आपके 200, 2:1 में आपको डिवाइड कर देते इसको। जो 100 थे वो 200 बना देते हैं आपके, कि आपके पास अब जो 100 शेयर्स थे अब 200 हो गए हैं। लेकिन जो ये कीमत थी इसको कम कर देंगे, कितने, मान लीजिए जो 1000 के मिल रहे थे अब वो 500 के मिलेंगे। तो क्या इसकी वैल्यू में चेंज आया, यहाँ पर भी वो उसके पास जो कीमत के थे वो कितने शेयर के थे, कितनी कीमत के थे शेयर, 1 लाख, और यहाँ पर भी 1 लाख के ही है। तो सिर्फ क्या हुआ कि शेयर की वैल्यू गिर गई, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। तो इसके अंदर सब डिवीज़न के अंदर तो शेयर की वैल्यू को कम किया जाता है, कीमत को कम किया जाता है और नंबर को बढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, शेयर की वैल्यू को, अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है और नंबर ऑफ शेयर को कम कर दिया जाता है। गॉट इट। तो सब डिवीज़न में जैसे कि बताया इसने, जो लार्ज ऑल्ट्रेशन कर दिए जाते हैं, जो लार्ज डिनोमिनेशन के थे उनको स्मॉलर डिनोमिनेशन के। गॉट इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसीलिए मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें समझाने की कोशिश नहीं की, मुझे लगा कि आपको अलग अलग समझाऊं तो बेटर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व लिक्विडेशन ऑफ एनी कंपनी, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो इन्वॉल्व नहीं है लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी में। देखिए, सबसे देखिए हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा है नहीं है जिसके अंदर लिक्विडेशन होता है किसी कंपनी का। देखिए, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, क्या उसके अंदर कोई लिक्विडेशन होता है? कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती इसीलिए है कि वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखे, ताकि उसको डिसोल्व ना करना पड़े, राइट। लेकिन अमलगमेशन में क्या होता है, अमलगमेशन में तो भाई एक कंपनी मतलब ए और बी बनकर ए भी बन जाती है ना। 2 कंपनियां मिलकर साथ करने की, एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं कि भाई हम दोनों मिलकर काम करेंगे, वो होता है अमलगमेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब कोई एक्स कंपनी है उसको वाई कंपनी आकर, जो बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, तो वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। इस मतलब एक कंपनी का तो डिसोल्यूशन हो रहा है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, भाई एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपने लिक्विडेशन में चली जाती है, ठीक है, और जो सेकेंड कंपनी है वो फॉर्मेट होती है, न्यू कंपनी बनती है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, जो हमारा इसके अंदर जो, लेकिन अमलगमेशन में और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही डिफरेंस होता है कि भाई अमलगमेशन जो होता है उसके अंदर कम से कम 2 कंपनी होनी ज़रूरी है, कम से कम एटलीस्ट, और ज़्यादा तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन एक्सटर्नल जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वो सिर्फ एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लिक्विडेशन में नहीं जाती वो कंपनी कौन सी होती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो अपना करती है खुद का जो फर्म, वो लिक्विडेशन में नहीं जा रही है। 102, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज कैन अ कंपनी रिजोर्ट टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वो कहता है ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं किसी कंपनी के लिए कि वो किसका सहारा लेती है, रिजोर्ट करती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। कोई कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती ही क्यों है, क्योंकि भाई वो लॉस में जा रही है ना। देखिए, फर्स्ट है एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेज, यस बिल्कुल। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, उसके पास सर्वाइव करने के लिए पास कैपिटल नहीं बची, बिल्कुल शॉर्टेज हो गई। ओवर वैल्यूड एसेट, यस, जो
एसेट उसके पास है ओवर वैल्यूड है, एक्चुअल उनकी कीमत कम है, वैल्यू मार्केट में उन्होंने बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने 103, द बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल accumulated loss, fictitious asset and overvalued assets are transferred to। ये मैंने आपको इसमें पहले बताया भी था। जब कोई देखो हम क्या करते हैं, जो हमारा अकाउंट ओपन करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जब हम वो करते ही क्यों है, क्योंकि जितने हमारे लॉसेस हैं उनको हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, उनको राइट ऑफ करने के बाद भी वो कह रहा है अगर उसके अंदर कोई अमाउंट बच जाती है तो वो कहाँ जाती है, वो ये पूछ रहा है, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो कहाँ पर किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल रिजर्व में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 104, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। कैपिटल में कैपिटल रिडक्शन है, इसका क्यों होता है, क्या रिजल्ट है इसका, रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल। बिल्कुल, देखो रिडक्शन ऑफ द कैपिटल का मतलब यही हुआ कि आप अपने कैपिटल के अंदर रिड्यूसिंग कर रहे हो, रिड्यूसिंग द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर। अब उनको क्योंकि उनकी लायबिलिटी कम हो गई है तो उनको रिड्यूस हो गई है उनकी क्रेडिटर्स। गुड, जो उनको क्रेडिटर को जो लायबिलिटी पे करनी थी उनकी भी वो भी अमाउंट जो पेबल अमाउंट थी वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई है। एप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब और जो वैल्यू थी एसेट की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। जब हम कैपिटल का ऑल्ट्रेशन करते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, सब डिवीजन ऑफ शेयर, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। ये हम तीनों ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई कंसोलिडेट करके भी हम शेयर के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं सब डिवीजन से, और किसी शेयर को अगर स्टॉक में कन्वर्ट करके भी क्या कर सकते हैं, हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं कैपिटल में। लेकिन वो क्या कह रहा है, पेड अप कैपिटल इन एक्सेस ऑफ नीड ऑफ द कंपनी, ये ऑल्ट्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने है 106, एज यू कैन सी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन बी डन बाय। जो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो कैसे किया जाता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। बिल्कुल हम यही कर रहे थे तब तक। अब से रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके, इश्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, शेयर को इशू करके, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों ऊपर के ऑप्शन है तीनों ही ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक फर्म कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जब दो कंपनियां मिलती हैं उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, अलायंस जो होते हैं उनको कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा केस नहीं है कॉम्बिनेशन का, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए एक कंपनी दूसरी कंपनी में एक का डिसोल्यूशन हो रहा है, दूसरी कंपनी न्यू बनने लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्बिनेशन हो रहा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन होता है, नहीं। फर्म अपने अंदर ही थोड़ा चेंज करती है, उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके अंदर कोई भी सेकंड पार्टी है या सेकंड फर्म है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में भी कॉम्बिनेशन होता है। द टर्म बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन। तो कहते हैं जो बैंकिंग है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो माय डिफरेंस इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो सेक्शन 5 है उसके अंदर बैंकिंग की डेफिनेशन को डिफाइंड किया हुआ है। ओके, राइट ऑप्शन होगा इसका ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ए बैंक कैन ओपन ए ब्रांच ओनली एट द परमिशन ऑफ। सबको पता है, काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है। जो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो है RBI। ओके, तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी की परमिशन से कोई भी बैंक है वो अपना न्यू ब्रांच ओपन कर सकता है। राइट, नेक्स्ट है आपके सामने शेड्यूल 16 रिलेट्स टू। जो हमारा शेड्यूल 16 हो किससे रिलेट करता है, इंटरेस्ट अर्न से, इंटरेस्ट एक्सटेंडेड से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, या नन ऑफ दिस। तो माय डिफेंस वो रिलेट करता है, जो हमारा शेड्यूल 16 है वो रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती आपकी जो आपकी प्रोडक्शन होती है उसके अंदर, बल्कि वो किस में होती है,
जैसे कि आपके जो डेली कोर्स ऑफ रूटीन वर्क होता है, जैसे कि आपको कोई टैक्सी का किराया देना पड़ गया, या फिर आपको रेंट देना पड़ गया, या फिर आप कोई आपके सामने कोई लीगल फीस आ गई, या फिर कोई आपने मार्केटिंग का या फिर एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा आ गया, वो आपके किस में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। इसके अंदर आपके जो डायरेक्ट लेबर मटेरियल इसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपके ऑफिस सप्लाईज हैं, ये भी इसी के अंदर आता है। तो किस में आ गया, या फिर कोई आपने इंश्योरेंस पे किया है, तो ये सब किस में है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और ये शेड्यूल रिलेटेड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए MCQs लेकर आते हैं, और इससे हमारी भी यही टारगेट है कि आपकी बेटर से बेटर जो प्रिपरेशन है वो हो पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।